हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE। माय नेम इज़ आदिल अहमद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश। ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही इसको विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा बस एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहता है। ठीक, और इसके हिसाब से अगर एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इस हिसाब से जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में भी रहेगी, एनर्जी का भी कम ही नहीं रहेगी। यानी कि जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसमिशन रिमेन्स सेम। जो टोटल एनर्जी रहेगी वो ट्रांसमिशन के बाद और ट्रांसमिशन से पहले कैसी रहेगी? सेम रहेगी। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, यानी कि वो बदलती नहीं है। एनर्जी जो होती है वो कम ज़्यादा नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक, अगर कोई एनर्जी है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है किसी एक हाइट पर है। ठीक, कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो एक ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर है। ग्राउंड से कितने हाइट पर है? h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड से h हाइट पर है, अब उसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से सर्टेन हाइट पर है, उसको अब नीचे ड्रॉप किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये लॉ सही कहता है कि यानी कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि एनर्जी बदलती नहीं है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जाएगा तो डिफरेंट पॉइंट्स पर हम जो एनर्जी देखेंगे और देखेंगे जो एनर्जी है क्या वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि एनर्जी जो है जितनी है पहले और बाद में सेम रहती है या फिर बदल जाती है। ठीक, तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर है और जितनी हाइट कितनी है उसकी h हाइट है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड से h हाइट पर है जिसका मास क्या है? m है। तो हम यहाँ पर एक देखेंगे, यहाँ पर a लिखा हुआ, b और c, तो ये 3 पॉइंट है। हम तीनों पॉइंट्स पर क्या देखेंगे? एनर्जी देखेंगे उस ऑब्जेक्ट की कितनी है। इन तीनों पॉइंट्स पर इस लॉ के हिसाब से जो एनर्जी होनी चाहिए वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम एनर्जी एट पॉइंट ए पर देखते हैं। एनर्जी कैसी एनर्जी कितनी है? तो एनर्जी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए पर जो एनर्जी रहेगी वो देखिए यहाँ पर, अब ये बॉडी जो है ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर है, तो ये इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? इसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको छोड़ा जाएगा तब कौन सी एनर्जी आ जाएगी? इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट की जा सकती है। तो एनर्जी कैसी रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। तो इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कैसा रहना चाहिए? तीनों पॉइंट्स पर सेम रहना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो पॉइंट ए पर जो बॉडी के ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पॉइंट ए पर जो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh होगी। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब ऑब्जेक्ट जो है ऊपर है, रेस्ट पर है, अभी तो फिलहाल रेस्ट पर है, उसको छोड़ा नहीं गया है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक रेस्ट पर है, ग्राउंड से सर्टेन हाइट पर है। तो अब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब जब वेलोसिटी 0 रहेगी तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, क्योंकि v की जगह 0 लिखेंगे तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाती है। अब टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि mg प्लस और हाफ mv² दोनों का सम करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल एनर्जी किस तरीके से निकाल सकते हैं? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो mgh यहाँ पर रख देंगे उसकी जगह। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाती है पॉइंट ए पर? mgh जो है आपकी टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर आ जाती है। अब देखते हैं पॉइंट बी पर। एट पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी
पॉइंट पी पर टोटल एनर्जी, तो यानी कि पॉइंट पी पर पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉइंट पी पर मतलब यहाँ पर आप देखेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखो यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट सी से पॉइंट ए तक हाइट कितनी थी, एच हाइट थी, और पॉइंट सी से बी तक की हाइट कितनी है, एक्स हाइट है, और बी से ए तक की हाइट कितनी है, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे हमें इतने की हाइट मिल जाएगी। तो बी से ए तक की हाइट कितनी, एच माइनस एक्स है। हमें इस पर ध्यान देना, बी से सी तक की हाइट कितनी है, एक्स हाइट है, क्योंकि अब जब ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया था तो हमने इस हाइट पर जो है उसकी टोटल एनर्जी निकाल ली है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, बॉडी का मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, और हाइट कितनी है, एक्स, तो ये हो जाएगी mg(x). h नहीं रहेगी, h यहाँ पर इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट थी कितनी, h, लेकिन अब हम निकाल रहे हैं पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी पर हाइट कितनी, x हाइट है, तो यहाँ h की जगह x लिखेंगे। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ा गया होगा तो कुछ वेलोसिटी से नीचे आया होगी, यानी कि उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की क्या वेलोसिटी रही होगी वो निकाल सकते हैं। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, v² माइनस u² बराबर 2gh। ये से लास्ट की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर जाकर के वो वीडियो देखिए, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए u क्या होता है, u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी और v होती है फाइनल वेलोसिटी। अब जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा गया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0, तो v तो v² रहेगा, लेकिन u की जगह 0 लिख दो, और हाइट क्या रहेगी। अब बॉडी a से b चल कर आई है तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, h माइनस एक्स, तो h की जगह हम लिख देंगे h माइनस एक्स, उसकी जगह हम लिख देंगे। तो v² की वैल्यू क्या आ जाती है, v² की वैल्यू आ जाती है 2gh माइनस एक्स, ये v² की वैल्यू आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी में हम हाफ, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, v² की जगह क्या लिख सकता हूं, 2gh माइनस एक्स। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, mgh माइनस एक्स, यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक। फिर उसका हमें ये क्या मिल गई, ये काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई है। अब हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी है mgx, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgx, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, mgh माइनस एक्स। ये जो mg है इसकी एक बार तो मल्टीप्लाई होगी h के साथ और एक बार मल्टीप्लाई होगी x के साथ। तो पहले mg की h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, mgh, ठीक, और फिर mg की x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस mgx। अब देखिए ये mgx प्लस का है, ये mgx माइनस का है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पॉइंट बी पर क्या है, टोटल एनर्जी क्या रहती है बॉडी की, mgh, और पॉइंट ए पर क्या थी, पॉइंट ए पर थी mgh, पॉइंट बी पर भी कितनी है, mgh है। अब पॉइंट सी पर देख लेते हैं, पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट की क्या एनर्जी थी, ठीक। तो एट पॉइंट सी पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी, तो पॉइंट सी पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ग्राउंड पर आ जाएगी, यानी कि सी पॉइंट पर आ जाएगी, जब ग्राउंड पर आ जाएगी तो बॉडी की कोई हाइट नहीं रहेगी, बॉडी जो है किसी भी हाइट पर नहीं रहेगी, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी तो पूरी इक्वेशन ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। अब यहाँ से v वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, इक्वेशन से, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh। अब v² क्या है, v² तो रहेगा, अब u² u की जगह 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है ऑब्जेक्ट की, 0, 2gh, यहाँ पर 2gh रहेगा क्योंकि a से c तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, h डिस्टेंस कवर किया, तो वो h रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से v² की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 2gh, यहाँ से जो है v² की वैल्यू आ जाती है, तो हाफ m, v² की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mgh, यहाँ पर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाती है। अब
टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 और काइनेटिक एनर्जी mgh है। तो पॉइंट सी पर भी काइनेटिक टोटल एनर्जी कितनी आ जाती है हमारे पास mgh आ जाती है। पॉइंट ए पर कितनी थी mgh थी, पॉइंट बी पर भी mgh है और पॉइंट सी पर भी mgh। आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट थी उसकी तीनों पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी रही वो कैसी रही, कांस्टेंट रही। यानी कि जो लॉ कहता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है और ना ही क्रिएट की जा सकती है। बिल्कुल सही लॉ है, इस चीज़ हम कह सकते हैं। ठीक है, आप 3 की जगह 4 पॉइंट ले लो, 5 पॉइंट ले लो, उसके बाद भी अगर आप एनर्जी निकालोगे तो वो भी कॉन्स्टेंट आएगी। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं पावर क्या होती है। पावर यानी कि शक्ति किसे कहते हैं, पावर कहते हैं काम करने की स्पीड, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि कोई पर्सन है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितना काम कर रहा है वही क्या उसकी पावर है। कोई एक पर्सन है एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए 2 पर्सन है, दोनों 1 घंटे में, एक पर्सन है जो ज़्यादा काम करता है और एक पर्सन है जो 1 घंटे में कम काम करता है। तो जो पर्सन 1 घंटे में ज़्यादा काम करता है उसकी पावर ज़्यादा है और जो पर्सन 1 घंटे में कम काम करता है उसकी पावर कम है। ठीक है, तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितना काम किया जा रहा है वही क्या है, पावर है। ठीक, शक्ति है कार्य करने की दर, किसी भी एक निश्चित समय में कितना कार्य किया जाता है वही क्या है, शक्ति है। ठीक, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, कितने टाइम में कितना काम किया गया है वही क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर की जगह आप एनर्जी भी लिख सकते हैं क्योंकि काम करना क्या है, काम एनर्जी लगना ही है। तो कितने एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, कितनी एनर्जी जो है लगाई जा रही है वही क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला, पावर को दिखाते हैं पी से, फॉर्मूला होता है W अपॉन में T। W वर्क डन है, T टाइम है, इसकी जगह एनर्जी अपॉन में टाइम भी लग सकता है। पावर का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक यानी कि यूनिट क्या होती है, SI यूनिट वाट होती है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। जेम्स वॉट के रेस्पेक्ट में इसको वॉट, इसका क्या है नाम पड़ा है, वॉट जो है SI यूनिट है। फिर इसकी जो यूनिट सिंबल है, यूनिट का जो सिंबल है वो क्या है, W इसका सिंबल है। ठीक, कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफाइन 1 वॉट यानी कि 1 वॉट को परिभाषित कीजिए, तो ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि 1 वोट क्या, 1 वोट वो पावर है किसी भी एजेंट की, एजेंट यानी कि जो काम कर रहा है वो एजेंट है। तो 1 वॉट क्या, 1 वोट पावर है किसी भी एजेंट की जो 1 सेकेंड में कितना 1 जूल कार्य करता है। तो वही के 1 वॉट उसकी पावर हो जाएगी। 1 वॉट इज द पावर, 1 वॉट क्या एक पावर है ऑफ एन एजेंट, उस एजेंट की विच डज वर्क जो काम करता है एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। कितनी स्पीड पे, 1 जूल पर सेकेंड की स्पीड पर काम करता है। ठीक, 1 वाट उस अभिकर्ता या फिर एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। 1 वाट बराबर होगा 1 जूल पर सेकेंड के, और इसी की बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, वाट की किलोवाट। और 1 वाट में कितने जूल हैं, 1 जूल है, वैसे ही 1 किलोवाट में कितने जूल आएंगे, 1000 जूल आएंगे। फिर उसके बाद आता है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट होती है जो घरों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। आप जो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जूल पर सेकंड के हिसाब से आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट पर आवर हो जाती है। जूल की बड़ी वाट की बड़ी यूनिट हो जाती है किलोवाट, और सेकंड की जो बड़ी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आवर हो जाएगी। तो जूल पर सेकंड से किलोवाट पर आवर हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा का व्यवसाय मात्रक क्या है, किलोवाट आवर। इसको KWH से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, KWH से, यानी कि KWH से इसको किलोवाट आवर यानी कि किलोवाट घंटे को दिखाते हैं। और 1 किलोवाट क्या, 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर। 1 किलोवाट क्या, 1 किलोवाट उतनी एनर्जी है जो 1 घंटे में यूज की जाती है। कितनी स्पीड से, 1000 जूल पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का वह मात्रक है जो 1 किलोवाट है किसी स्रोत के 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। ठीक है, तो ये जो कमर्शियल यूनिट है ये, ठीक है, कमर्शियल यूनिट यानी कि जो 1 किलोवाट है ये बराबर होता है 1 यूनिट के, बराबर होता है 1 यूनिट के। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें जो यूनिट लिखे हुए होते हैं वो यूनिट के होते हैं, किलोवाट घंटे ही होते हैं। ठीक है, अब आपके बिल में जितने भी यूनिट हैं, जितने भी यूनिट लिखे हैं वही क्या है, वही उतने किलोवाट घंटे। मान लीजिए आपके बिल में 36 यूनिट लिखे हुए, 36 यूनिट्स आपके बिल में लिखे हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल में, तो उसमें क्या है, कितने किलोवाट हैं, 1 किलोवाट उसके अंदर यूनिट्स हैं। ठीक है, 36 उसके अंदर हैं। ठीक, तो ये था आपका लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। कीप स्टडी इन पाई स्टडी।